हेलो एवरीवन, दोपहर बखैर। मेरा नाम मोहम्मद इसान खान है और इस वक्त मैं अपनी सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा हूँ आईआईटी पटना से। तो हम लोग आज अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली थोड़े बहुत आपको कुछ चीजें याद रखने की हैं और बाकी मैं आपको अच्छे अच्छे इसमें तरीके बता दूंगा जिनसे आप इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस आसान ही आते हैं इस पे, जो सवाल बनते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि इस पे जो भी सवाल बने वो आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक आप लोग को इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का। अब जो वर्ड मैं आप लोग को बता रहा हूँ इंग्लिश में, आपको इस वर्ड को एज इट इज ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, पीक्यू। ठीक है, इसका आपको समझाने के लिए मैं मतलब बता दूंगा, लेकिन अगर आप इसको दूसरी उसमें याद रखोगे तो आप एग्जाम में थोड़ा सा फंस सकते हो। ठीक है, तो ताकि आपके लिए मुश्किलात ना खड़ी हो, इस वजह से मैं आपको दोनों केस में मिला के बता देता हूँ। तो जो हमारा पीक्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन टाइम्स यू। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी जो भी हम लोग के पास फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दी गई है, जो मुनाफिक में, उसमें जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है एन टाइम्स यू, जिसमें से एन होता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू एन का मतलब है कि जो भी आपकी क्वांटिटी में जो नंबर, जैसे मैं कहता हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, अगर 10 न्यूटन मैंने आपसे बोला तो 10 न्यूटन का मतलब होता है उसमें से जो 10 है वो आपको हो जाता है फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, तो तो एन हम लोग का हो गया अदबी कद्र। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कद्र यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब हो गया जैसे 10, 10। और जो यू होता है, ये होती है यूनिट। अब ये यूनिट क्या क्या हो सकती है? यूनिट हमारी होती है एक न्यूटन, किलो न्यूटन, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, ऐसे। तो हम लोग का जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हम लोग को दी गई है, ठीक है, जिसकी जो भी मतलब हम लोग को क्वेश्चन में या कहीं पे भी जो उसका कद्र दिया गया है, कद्र मतलब वैल्यू, तो उसका जो मतलब होता है एन टाइम्स यू। एन हो गई उसका न्यूमेरिक कद्र, ठीक है, और यू हो गई उसकी यूनिट। तो इस बात को बस आप लोग को ठीक से ध्यान रखना है कि किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को इन दोनों के प्रोडक्ट से आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप लोग को लिख के दिया, पहले बता देता हूँ कितने टाइप की फंडामेंटल पीक्यू होती है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक। कितने तरह की कितने कितने तरह के कद्र बन सकते हैं इसमें? तो फंडामेंटल फंडामेंटल पीक्यू, ठीक है, ये कितने तरह से बन सकते हैं उसकी बात बताता हूँ मैं। ये ये ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी और पीक्यू पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि कुछ आपकी कुछ क्वांटिटीज, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसका मतलब वो बाकियों से आजाद होती हैं, बाकियों से उनका लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ लेंथ, क्या आपकी लेंथ किसी और कद्र पे डिपेंड कर रही है? नहीं, ये एक आजाद वैल्यू है ना। तो अगर आपकी लेंथ हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, मास हो गया, एम एल टी, और एंगल भी आता है, ये वैल्यूज आजाद होती हैं। ये बाकियों पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ वैल्यूज जो है जिनके यूज से आप बाकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल पीक्यू। पहली बात तो ये। तो इससे मतलब क्या हो बन रहा है आपका, कि अगर आपको, जैसे मैं कह दूं कि आपको जो स्पीड होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपकी स्पीड है ये डिपेंड कर रही है, ये आजाद नहीं है, ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस और टाइम पे। लेकिन क्या डिस्टेंस किसी और चीज पर डिपेंड कर रही है? नहीं, डिस्टेंस तो लेंथ ही रहेगी और टाइम टी रहेगा। आप इसको फर्दर, आप इसको आगे किसी और अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपने बेसिक फॉर्म में है, इसलिए इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी।
जो बाकियों पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो मैं कुछ क्वांटिटीज अब आपको लिख के दे रहा हूँ और आप उन क्वांटिटीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये उसकी एस आई यूनिट हो गई। एस आई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कहीं पे भी बोला 10 और वो बात हो रही है लेंथ में, तो आप इंटरनेशनली अगर स्टैंडर्ड बात करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका चित्र बन के आएगा सिंबल, वो दिखा देता हूँ। तो उसका कद्र मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स उसकी एसआई यूनिट आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करके दे रही हो। बिल्कुल बात समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे अव्वल इसमें आता है लेंथ। तो लेंथ की हमारे एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। बिल्कुल बात समझ आ रही है ये, कि अगर आपको मतलब मीटर कहीं पे डिफाइन करना है तो सिंपली आप एम लिख के छोड़ देंगे। तो तो हमारा लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर, और उसका अमालत उसका सिंबल जो है वो होता है छोटा एम। ठीक है, दूसरी चीज मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और इसका अमालत होता है केजी में। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स, और इसकी अमालत होती है सेकेंड एस, छोटा एस, छोटा एम, छोटा केजी, छोटा एस। ठीक है, चौथा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और इसका मालूम होता है के। ठीक है, पांचवा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, इसका साइन होता है ए, इसका अमालम होता है कैपिटल ए। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में जान लेना है। इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, और कैंडेला का अमालत होता है सीडी। ठीक है, और भी होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है मोल, लेकिन आपको उसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। नंबर 7 कहाँ पे लिखूं? नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लें, इसकी नकल एक बार अपने रजिस्टर में ले लें। और 7वां होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल। इसका कद्र आपको पता है कितना होता है, मॉलिक्यूल्स। और इसका जो अमानत होता है वो होता है मोल, एमओएल छोटा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपको दिखाता हूँ कि उन्हीं में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस डिराइव्ड शब्द से आपको क्या क्या समझ आ रहा है? ये जो लफ्ज है डिराइव्ड, इसका मतलब ये है कि किसी और बाकी चीजों से बनना। ठीक है, डिराइव्ड जो हमारा है उसका मतलब हो गया कि बाकी किसी और चीज से बनना। जैसे कि मैं अगर कह दूं आपको एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? एक तरफ हम लोग लेते हैं लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रेथ से। तो बेसिकली ये जो लेंथ है, अभी हम लोग ने देखा था ना कि हम लोग लेंथ मेजर करते हैं किसमें, मीटर्स में। ब्रेथ भी तो एक तरह से वही है दूरी, इसको भी हम लोग मीटर पे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये डिराइव्ड है, किससे डिराइव्ड है? हम लोग की जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसके स्क्वायर से। ठीक है, वैसे ही आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मीटर क्यूब। बिल्कुल बात समझ आ रही है। वैसे ही आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का मतलब होता है हम लोग कितनी तेज जा रहे हैं, और सही ये वेलोसिटी हम लोग का वेक्टर होता है, तो मतलब इसमें डायरेक्शन भी काम आती है। तो डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई होप आपको फर्क पता होगा। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग का बन जाता है मीटर पर सेकेंड। वक्त से जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाती है। ऐसे ही आता है फोर्स। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। हमारा जो मास है
वो तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अभी हम लोग ने देखा था। और जो एक्सेलरेशन है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है, तो नहीं, हाँ। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा एल और यहाँ पे आएगा t-2। तो एल का मतलब हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मास कैपिटल एम, यहाँ पे आएगा एल, यहाँ पे आएगा t-2, बिल्कुल ठीक है। तो एम की जगह आ जाएगा केजी, लेंथ की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा फोर्स। ठीक है, ऐसे ही प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी आता है, लेकिन अभी आपको उसकी ऐसी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशंस के बारे में। तो हमारा फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज, जितने भी हम लोग के मोल है, उन सबको हम लोग किसी ना किसी डायमेंशन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब तोल। ठीक है, तोल व अर्ज। तो जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन जो हमारे हैं उनका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसको मैंने बताया था, जिनको आप आगे और तोड़ नहीं सकते हैं, जिनसे बाकी आपकी जो दूसरी क्वांटिटीज हैं जो उनसे बन रही है, ठीक है, उन क्वांटिटीज को उन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज करते हैं। सबसे पहली थी लेंथ, सबसे अव्वल पे है लेंथ। लेंथ को हम लोग बताते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग मास का जिक्र हम लोग जब जब करेंगे तो उसमें कैपिटल एम यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है टाइम, वक्त, कैपिटल टी। चौथा आता है टेम्परेचर, केल्विन के। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल ए से। नंबर 6 पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं सी से, कैंडेला। और लास्ट में हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं मोल से। मोल का मतलब छोटा MOL। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अगर हम लोग यहाँ से पीछे सारा जितना अभी हम लोग ने सीखा है उसको याद करें, ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है नंबर 1 पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं उसके कद्र, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी यूनिट से, तो हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल, जिनको आप आगे और तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, करंट। ठीक है, लेंथ एल, टाइम टी, करंट एम्पेयर, मास एम। ठीक है, ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। और कुछ होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जब हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके कुछ नई क्वांटिटीज बनाते हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल में वेलोसिटी, वेलोसिटी बनती है जब हम लोग अपनी एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को डिवाइड कर देते हैं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम से, तो हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको अगर मैं उनके डायमेंशंस में लिखना चाहूँ, मतलब उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ के लिखना चाहूँ, तो उन्हें कैसे लिखूंगा, चलिए सीखते हैं यहाँ से। जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दे दूं वेलोसिटी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो इसकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, टाइम को कैसे लिख सकते हैं, तो यानी वेलोसिटी को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अपना बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट L टाइम्स T⁻⁻1। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम लोग अपनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को तोड़ के उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी ली, उसको मैंने पहले ब्रेक किया। किसमें ब्रेक किया? तोड़ा है मैंने उसको
तोड़ा मैंने उसे उनकी डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी में। अब उस फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने तोड़ा है उसके डायमेंशन में। तो ये रहा मेरा प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मैं आपको जितने आपके ध्यान रखने वाली क्वांटिटीज हैं उनको बता देता हूँ, आप उन्हें ध्यान से पढ़ के याद कर लेंगे। ठीक है, उनको समझ लेंगे कि वो आया कैसे। सबसे पहले आता है नंबर वन, एरिया। एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। एरिया क्या होता है? लेंथ टाइम्स लेंथ, और उसका जब हम लोग उसको उसके डायमेंशन में लिखते हैं तो ये हो जाता है। तो इसके मायने जो है वो एल स्क्वायर हो जाते हैं। तो अब आते हैं अगला, वॉल्यूम। अगला आता है वॉल्यूम। आप मुझे सिर्फ बताइए वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट, यानी कि मीटर क्यूब। तो इसके मायने हो गए कि ये हम लोग को रिटर्न करेगा एल क्यूब। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट बताओ उसकी। और वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा? यहाँ पे आएगा मास एम, और यहाँ पे आएगा लेंथ क्यूब यानी एल माइनस थ्री। बिल्कुल सही। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। तो ये बन जाएगा मीटर होता है लेंथ एल, और सेकेंड के मायने होते हैं टी, टी माइनस वन। बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं और किसके किसके आपको याद रखनी चाहिए। एक्सेलरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसके मायने हो गए एल टी माइनस टू। यहीं से अगर मैं फोर्स का बनाना चाहूं तो क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, है ना? तो केजी टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और इसके आगे हम लोग का आता है वही, ये सेम हो जाता है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दोनों का ही ये सेम रहेगा। ठीक है, और देखते हैं मोमेंटम। नंबर सात, मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो केजी टाइम्स मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हम लोग का हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। इसके मायने हो जाते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और वर्क का भी यही दिखा देता हूँ, फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वर्क होता है एम जी एच। ठीक है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, और वो भी हम लोग का उस डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स का हम लोग ने बना लिया है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे इसे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आठ आपको, यानी और भी मैं वर्क और एनर्जी का सेम होगा, और पावर में बस एक टी बढ़ जाएगा। वर्क इज सेम एज एनर्जी, वर्क प्लस एनर्जी। और पावर के लिए आपको बता देता हूँ, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक डिवाइड बाय टी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो और वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों उसी में आ जाते हैं। तो इतना है, आपके लिए वाकिफ होंगे। आप इन सबसे वाकिफ हो जाइए, इनको लिख लीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से समझ लीजिए। और बाकी मैं इसके आगे आपको इनका यूज बताता हूँ कि कैसे करना है। कुछ इलेक्ट्रिक वाले भी आपको बता देता हूँ, तो वो शायद आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं कह देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो चार्ज नहीं है, वो करंट है एम्पेयर में। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि होता है क्यू, ये हो जाएगा एम्पेयर टाइम्स टी सेकेंड। इसके मायने क्या है? एम्पेयर हो गया आपका करंट जो फ्लो हो रहा है, और मल्टीप्लाई कर दिया विद टाइम, तो ये आपको चार्ज रिटर्न कर रहा है ना। तो
इसकी जो एटी हो जाता है इसका डायमेंशन। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आता है वर्क अपॉन क्यू, चार्ज। अब चार्ज का तो मैंने आपको बता दिया एटी होता है, और वर्क का आपको बताइए क्या होता है। अब यहाँ से आपको या काम आएगा जो आपने याद किया हुआ है। अगर आपको जैसे वर्क का याद किया हुआ है आपने, वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू का मैंने आपको अभी दिखा दिया क्या होता है ए टी। तो बस अब इसको आप सिंपली सीधा सीधा लिख देंगे। तो एम एल स्क्वायर ए टी माइनस थ्री, ये आपका हो गया डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वैसे ही आ जाते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में आ जाता है डेल्टा वी अपॉन आई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया है ये, और आई आपको पता है कितना होता है एम्पेयर, तो आप सिंपली यहाँ से उसको भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिख दीजिए एम एल स्क्वायर ए टी माइनस थ्री, और करंट होता है एम्पेयर में। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे ए माइनस वन रहेगा, ए माइनस वन। तो यहाँ पे आ जाएंगे एम एल स्क्वायर ए माइनस टू टी माइनस थ्री। यूज आप लोग समझेगी नहीं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ऊपर याद कर लीजिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या आप निकाल पाएंगे? एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। बेसिकली आपको स्टार्ट करना है एक फॉर्मूले से, Q इक्वल टू सी टाइम्स V। ठीक है, अब आपको यहाँ पे Q का पता है, V का पता है, आपको C का नहीं पता है, तो C का हो जाता है Q अपॉन V। अब आप सिंपली Q और V का जो भी डायमेंशन होता है उन्हें पुट कर देंगे। Q का तो हो गया 80, और पोटेंशियल का मैंने आपको पीछे दिखाया था निकाल के। देखिए, या तो आप इसको याद, आप इससे वाकिफ हो जाइए और याद कर लीजिए, जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना इजी आपका काम हो जाएगा। वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको वी कभी नहीं याद है, तो आप वापस जाइए वी इज इक्वल टू आई आर में। ठीक है, या तो वी पावर के टर्म में निकालिए, किसी भी टर्म में आपको निकालना है। आपको वी का, जैसे मैं भी क्यू इक्वल टू सी वी से निकाल रहा हूँ, वैसे आप वी का पहले निकालेंगे, और उसके बाद वी का यहाँ पे पुट करेंगे एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद आप सिंपली इसको खोल कर लिख देंगे एम माइनस वन एल माइनस टू ए स्क्वायर्ड, ओके, और टी फोर। ये हो जाता है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ऐसे आपको यूज करना है डायमेंशंस को। एक और आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ डायमेंशंस का यूज करने के लिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि होता है हमारा जी। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप वन क्या मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी टाइम्स एम वन एम टू ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको जी का चाहिए, इसका आपको पता है, ये तो आपको पूरा दिख ही रहा है, मास इंटू मास डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? G इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर देंगे मास के स्क्वायर से, तो G क्या बन जाएगा m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर मैं आपको निकालने बोल दूं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ एग्जांपल में, ये काफी मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एनर्जी होती है एच टाइम्स न्यू, यहाँ पे एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच हो जाएगा ई अपॉन न्यू। एनर्जी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी होती है टी माइनस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। वैसे ही आते हैं वोल्ट्स में कांस्टेंट। अभी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू में जब इसको आपने, जैसे अभी शुरुआत हुई है इसकी,
तो आपका टॉपिक यहीं से चालू होता है 11th क्लास की फिजिक्स का। तो आपको ज्यादा ये सब फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बाकी चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम के अपना नजदीक जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि सारे ज्यादातर फॉर्मूलेज आपके जहन में पहले ही उतर चुके हैं, तो आपको इसमें मुश्किलात नहीं होंगी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर निकालना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला अपने आप ही, आपको अभी ये सब रटने की जरूरत नहीं। तो के हो जाएगा पीवी अपॉन टी, यहाँ पे टी होता है टेम्परेचर, ठीक है। टी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूम टी। इसमें से सारी चीजों की डायमेंशन आपको पता है, तो उनको बस पुट करना है आपको। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, एरिया हो गया एल स्क्वायर, और टी टेम्परेचर हो गया केल्विन में के, एल स्क्वायर एल एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। बात समझ आ गई है? ऐसे आपको डायमेंशंस का यूज करना है। तो अब आपको आगे बताता हूँ। अब इसमें बेसिकली कुछ आपके सिंपल प्रिंसिपल्स बनते हैं, कुछ कायदे बनते हैं, कुछ मैनर बनते हैं, जिसमें आपको बातें याद रखनी होंगी, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ, इसमें आपको देखते हैं कहाँ दिया। तो बेसिकली पहले जैसे ये टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है पूरा। अब आपको अपने जहन में बस इस सबको उतारना है, तो एक बार इस टेबल से अच्छे से वाकिफ हो जाए। वैसे ही यहाँ पे कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप एक बार इसको देख लें, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो आप डिराइव कर सकते हैं, तो उनको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ठीक से पढ़ें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस सब के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं डायमेंशंस पे, ठीक है। तो इन डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये कैसे बने, कैसे काम कर रहे हैं। अब इसमें ही इनके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि मैंने आपको जैसे एग्जांपल अभी कराए हैं ये वैसे ही हैं, आप इनको खुद सॉल्व करके देखें तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में नहीं बताए हैं शायद, चलिए मैं करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब सिंपल आप ऐसे समझिए, कोई भी दो क्वांटिटी है, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दो केस में, तो उन जो तीसरी क्वांटिटी बनेगी, तो ये क्वांटिटी वन, ये क्वांटिटी टू, और ये क्वांटिटी थ्री, डायमेंशन वाइज वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री। तो इसका क्या मतलब होता है? अभी आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, बट अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे कि 10 किलोमीटर प्लस 3 किलोग्राम, क्या ये कुछ मतलब बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि भाई ये किलोमीटर तो लेंथ है और किलोग्राम तो मास है, आप इनको कैसे ऐड कर रहे हो, है ना? तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप किसी भी दो चीज का सम कर रहे हो तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। हो सकता है यूनिट नहीं सेम हो, जैसे इसकी भी डायमेंशन तो एल है, इसकी भी डायमेंशन एल है, लेकिन इसकी यूनिट किलोमीटर है, इसकी यूनिट मीटर है। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इसको कि भाई मेरा 10 किलोमीटर प्लस 1.3 किलोमीटर है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 11.3 किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है, मैं लिख के दिखा देता हूँ और आप इसको कॉपी कर लें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन of each term of an equation must be same। दूसरी इसकी डेफिनेशन है एड सब्ट्रैक्ट, केवल आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का करेंगे। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप 3 किलोग्राम को 3 मीटर क्यूब में नहीं जोड़ सकते, रॉन्ग।
ये एग्जाम्पल हो गया, ये उसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आ गया आप लोग को। तो अब बताता हूँ कि इसका यूज कैसे आता है। इसका यूज आपके सवालों में ऐसे आएगा, अगर मैंने कह दिया कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v is equals to a plus bt, where v is velocity and t is your time। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि आपको डायमेंशन बताना है ए और बी की, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले v की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की, एल टी माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ये पता है, आप इस बात से वाकिफ हैं कि आपकी जो ए के डायमेंशन होंगे वही सेम डायमेंशन बी के होंगे, इसीलिए इनका सम हो रहा है, और वही जो डायमेंशन है वही इसका होगा, तभी ये रिजल्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब ए का तो डायमेंशन सिंपल से हो गया एल टी माइनस वन, है ना, और बी का क्या डायमेंशन हो जाएगा? बी टी, जो ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू का डायमेंशन हो रहा होगा एल टी माइनस वन। एक टी से अगर हम लोग डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एल टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ बी। काफी बेसिक क्वेश्चन, पर ये आपको यूज बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपसे डायमेंशन पूछ रहा हूँ ए बी सी डी और ई की, इन x is equals to a plus bt plus ct square plus d t cube upon e plus t। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ ये वाला पार्ट, डी टी क्यूब अपॉन e प्लस टी, जहां पे सिर्फ आपको t इज इक्वल्स टू पता है कि टाइम है, और x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, तो x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग को ये पता है कि a का डायमेंशन होगा जो डायमेंशन है x का, तो a का डायमेंशन तो हो गया, b t का जो डायमेंशन है वो होगा जो x का डायमेंशन है जो कि है l, तो b का डायमेंशन हो जाएगा l t माइनस वन, वाजिब है। वैसे ही c का डायमेंशन हो जाएगा l t माइनस टू, वैसे ही अब डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर कहीं लिखा है ई प्लस टी, तो इसका मतलब है जो भी ई का डायमेंशन होगा वही तो टी का डायमेंशन होगा। यहीं से आप समझिए कि ई का जो डायमेंशन है वो है टी, और यहाँ पे क्या लिखा है? डी टी क्यूब, डी टी क्यूब, और डिवाइड हो रहा है ये टी से, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर जो कि लेंथ के बराबर है। तो जो हमारा डी का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एल सी माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग के ए बी सी डी ई सारी चीजें निकल रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाए और आपको समझ ना आ रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। आप 1 मीटर से सिर्फ 1 मीटर ही ऐड कर सकते हो, 1 किलोग्राम नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कह दूं, अगर थोड़ा इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब आपके लिए जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े थोड़ा ज्यादा, वैसा बनाना अगर चाहूँ, तो मैं कह दूंगा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी। ये एक मैंने नई क्वांटिटी बना दी, इन p इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b टाइम्स x, वेयर p प्रेशर, t टाइम, x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे इजीली क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इतना पार्ट ना। ये तो नहीं, अब मल्टीप्लीकेशन में मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि आप 1 मीटर से सिर्फ 1 मीटर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आप 1 मीटर से जब सेकंड इनवर्स करते हैं तभी आपको वेलोसिटी मिलती है, मीटर टाइम्स सेकंड इनवर्स, इसलिए ये गलती मत करिएगा। तो a माइनस टी स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए टी स्क्वायर के साथ, तो मतलब a का भी डायमेंशन वही होगा जो कि टी स्क्वायर का होगा। a की तो फॉरन मिल गई हम लोग को। अब बात करते हैं bx पे। तो bx का निकालने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रेशर का क्या हम लोग को डायमेंशन पता है। प्रेशर का डायमेंशन अगर हम लोग को पता है तो प्रेशर क्या होता है बेसिकली, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से अगर हम लोग फोर्स को लिखना चाहें एम एल टी माइनस टू, और एरिया को अगर लिखना चाहें तो एल स्क्वायर, तो प्रेशर क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। ये हो गया प्रेशर। अब अगर हम लोग का प्रेशर, प्रेशर को यहाँ पे लिख लेते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, न्यूमरेटर में तो टी स्क्वायर है, अभी हम लोग ने देख लिया डायमेंशन, न्यूमरेटर में आ गया टी स्क्वायर, नीचे है बी टाइम्स लेंथ एल। तो यहां से बी अगर मैं निकालना चाहूँ, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले आएगा एम इनवर्स, ठीक है, एम इनवर्स और एल स्क्वायर इनवर्स, नहीं, एल एल माइनस वन एल प्लस वन कट जाएगा, टी माइनस टू नीचे आएगा और वो ऊपर टी प्लस टू बन जाएगा, तो यहाँ पे टी फोर आ जाएगा, एम माइनस वन टी फोर, ठीक है। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी। अब हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है ए बाय बी। तो ए का डायमेंशन तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे निकाल देते हैं उतनी जगह में। ए का डायमेंशन है टी स्क्वायर, बी का डायमेंशन है एम माइनस वन टी रेस टू द पावर ऑफ फोर, तो एम ऊपर आ जाएगा मास और टी माइनस टू, ठीक बात है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन P is equals to P naught e raised to the power of minus alpha t square, ओके। और जिसमें से हमारा जो P है, तो P हमारा प्रेशर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसा डिफाइन नहीं है, लेकिन जो P है वही P नॉट है। डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P नॉट, और मान लेते हैं x है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि इतना जो पार्ट है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। और जो रेस टू द पावर ऑफ में और ई की पावर में कुछ भी होता है, ये बेसिकली हम लोग का एक नंबर होता है, और नंबर रेस टू द पावर ऑफ समथिंग है। ये इतना जो पार्ट है ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो अल्फा टी स्क्वायर विल बी डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब अल्फा टाइम्स टी स्क्वायर जो है वो होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यही डायमेंशन हो रही होगी ना इसकी। तो अल्फा की अगर मैं लिखना चाहूँ तो वक्त के साथ स्क्वायर्ड है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो यहाँ से टी माइनस टू से अगर मैं पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, यानी अल्फा का जो डायमेंशन आ गया वो हो गया टी माइनस टू। बात समझ आ गई है। तो ऐसे हम लोग को यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बात ये, एक क्वेश्चन और मैं इस पे करा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं कह दूं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, फाइंड द dimension of beta in P is equals to alpha upon beta e raised to the power of minus alpha z divided by k times theta। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, P है प्रेशर, P हमारा प्रेशर है, Z है डिस्प्लेसमेंट, थीटा है टेम्परेचर, K है हमारा बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ से देखते हैं कि अगर आपको बीटा की डायमेंशन निकालनी है तो कैसे निकलेगी। सबसे पहला स्टेप भाई, इतना आपको पता है कि ई रेज टू द पावर ऑफ दिस, ये पूरा चीज डायमेंशन लेस है, और इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, इतनी बात पता चल गई। डायमेंशन ऑफ जो भी पी के डायमेंशन होंगे वही अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस चीज को डायमेंशन लेस होना ही पड़ेगा, तो अल्फा टाइम्स जेड अपॉन के टाइम्स थीटा शुड बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना।
और अल्फा टाइम्स एल अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन और थीटा, है ना। तो इसको अगर हम लोग इधर इक्वेट कर देंगे तो हम लोग के लिए अल्फा निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टी माइनस टू होगा, ठीक है। और के थीटा भी है साथ में, और उसकी वजह से भी एक यहाँ पे थीटा इनवर्स आ रहा होगा। हाँ, एक थीटा थीटा इंटू थीटा इनवर्स की वजह से थीटा भी चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम लोग को अल्फा की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग को बीटा की भी वैल्यू मिल ही जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। अब अल्फा की तो आपको मिल चुकी है, बस आपको प्रेशर की अगर आप लिख लोगे एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वायर, यही हो जाएगी अल्फा अपॉन बीटा की एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय बीटा। तो बीटा की डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर्ड, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ से। अब और तरह से दिखाता हूँ। अपने ये बात आप अपने जहन में उतार लीजिए कि किस किस क्वांटिटी की, जैसे इक्वेशन में आप लिख रहे हो, उनमें से किस कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। ये बात से अगर आप वाकिफ हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, y इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपको इतनी बात पता होगी कि y तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो आपकी वेव इक्वेशन है। y डिस्प्लेसमेंट होता है, a उसका एम्पलीट्यूड होता है, और ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है ना। ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस होगा। ऑलराइट, तो a का जो डायमेंशन हो गया वो तो हो गया लेंथ, है ना। और ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो पूरा टर्म है ये होना चाहिए एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डायमेंशन लेस होना चाहिए, है ना। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि जो भी ओमेगा टी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा के एक्स का। तो ये सब बातें आपको समझनी है कि किस किस चीज का डायमेंशन सेम होगा, कौन कौन सी चीज डायमेंशन लेस होंगी। तो इस सब का यूज जब करते हैं हम लोग, तो हम लोग से इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। ये डायमेंशंस पे जो क्वेश्चन आते हैं ये उनकी पूरी जस्ट मैंने आपको बता दी। अब हम लोग यूज क्यों करते हैं डायमेंशन, तो इसका एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसका सबसे पहला यूज जो होता है, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, इक्वेशन करेक्टनेस, ये होता है इसका पहला यूज। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपकी इक्वेशन लिखी है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके जो भी डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा है उस इक्वेशन की, और इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, उन दोनों की डायमेंशन सेम होने ही होने चाहिए ऑलवेज, फॉर द इक्वेशन टू बी ट्रू। ये हो गई पहली इक्वेशन। पहली एप्लीकेशन ये रही कि आपने एक भी कोई भी इक्वेशन मानिए बनाई, तो उसमें जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए एट ऑल टाइम। चेक कर लीजिए इसको। एस होता है लेंथ, यू होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम्स लेंथ, प्लस एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड विद टी माइनस टू, एल एल एल। एट ऑल टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वही राइट हैंड साइड पे डायमेंशन होगा, और अगर राइट हैंड साइड पे दो चीजों का सम हो रहा है तो उन चीजों का भी डायमेंशन ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक बात है। तो ये हो गई हम लोग की पहली इक्वेशन, पहली मतलब इसका जो एप्लीकेशन है वो। और इस पे अगर आपको एग्जांपल्स में दूं, वैसे जरूरत तो नहीं है, आप लोग ऑब्वियसली कोई भी इक्वेशन कभी भी बनाए तो एक बार इसको चेक जरूर करिए, ठीक है। अगर ये होगा तो वाजिब होगा, वरना उसमें कुछ गलती है जो कि आपको देखनी पड़ेगी अपनी इक्वेशन में। नंबर दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, समझते हैं इसको। मैंने आपसे बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है n टाइम्स u, जहाँ पे n होता है उसका न्यूमेरिक कद्र, ठीक है, कि मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 10 12 13, और u होता है यूनिट।
अब मैं आपको कन्वर्जन का बहुत अच्छा तरीका इसी से सिखाता हूँ। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपसे सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। ठीक है, और मैं आपको ये होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है तो आपको इसका केजी वो पता है कि क्या होता है डायमेंशन इसका, ML T-2। ठीक है, तो आप इससे, क्योंकि आपको डायमेंशन पता है तो आप इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। क्या होती है, मास की होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि सीजीएस होता है। बस आपको इतना पता है। अब मैं अगर आपसे कह दूं इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे आएगा N1 जो कि है 1, यहाँ पे आपको N2 ही फाइंड करना है। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, यूनिट में अगर आए तो यूनिट में आएगा M1 जो कि है केजीज। ठीक है, जो N1 आएगा वो आएगा मीटर में, और जो आपका T1 आएगा वो आएगा सेकेंड में। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट U1 हो जाएगी M1L1 T1 का होल स्क्वायर, T1 का -2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो M1 हो जाएगा ग्राम, L1 हो जाएगा सेंटीमीटर, T1 जो है वो हमारा सेकंड में ही रहेगा, सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना। तो जो आपका N2 है वो किसके बराबर हो रहा है, N1 टाइम्स U1 बाई U2, बेशक। तो अब यहाँ से अगर आप U1 बाई U2 की वैल्यू निकाल लो तो आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि N1 तो 1 है, तो बस आपको U1 बाई U2 चाहिए। U1 बाई U2 क्या होगा, लिखते हैं उसको भी नेक्स्ट पेज पर। N2 इज इक्वल्स टू U1 बाई U2। U1 में क्या क्या आएगा, U1 में आएगा M1 अपॉन M2, और रेस टू द पावर ऑफ जो भी उसके डायमेंशन में पावर थी, इंटू L1 अपॉन L2 डायमेंशन में पावर थी 1, इंटू T1 बाई T2 रेस टू द पावर ऑफ -2। बस अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपस में उन्हें काट देना है। जैसे कि मास था 1 किलोग्राम, नीचे था 1 ग्राम, रेस टू द पावर ऑफ 1, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, -2, ये तो कट गया आपस में। 10 की पावर 3 ग्राम और 1 ग्राम, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। N1 जो आपका आया वो कितना आ गया, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। तो जो आपका N1U1 इज इक्वल टू N2U2 था, उससे आपको पता चला है कि जो आपका N2 आ रहा है वो आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो यानी कि 1 न्यूटन का मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डाइन। ओके, तो ये यूज आता है इसका यूनिट कन्वर्जन में। थोड़ा सा आपको हैसल होगा इसमें, लेकिन ये बहुत मतलब कि हमेशा सही होने वाला तरीका है ये। एक और आपको दिखाता हूँ, जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट कोई बता सकता है इसकी, ठीक है, इसकी यूनिट आपको इससे इससे मतलब नहीं है ज्यादा, आपको मेन इंपॉर्टेंट है यूनिट। यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना। यही तरीका बताया हुआ है मैंने इसका। तो सिंपली आप इसका पहले तो सबसे पहले जी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, थोड़े पेज पलटेंगे आपको दिख जाएगा, और मैंने अभी आपको सॉल्व भी कराया था, नहीं ध्यान आ रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू जी टाइम्स M1 अपन आर स्क्वायर से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा M-1L³ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे अगर बढ़े, यहाँ से अगर N1U1 इक्वल टू N2U2 करते हुए हम लोग बढ़े
तो हम लोग का वापस से n2 इज इक्वल्स टू n1, मास रेज टू द पावर था -1, सो kg, और नीचे है ग्राम रेज टू द पावर ऑफ -1, लेंथ का क्यूब था, ओके, सो मीटर अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पे तो टाइम सेकेंड और सेकेंड ही रहेगा, तो उससे मतलब नहीं, ये कट जाएगा। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स 10 की पावर 3 से कटेगा ये, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 10 की पावर 6, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स 10 की पावर 3। बात समझ आ गई है? और n1 की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 into 10 की पावर -11 into 10 की पावर 3, 6.67 into 10 की पावर -8। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो आपके वक्त आपका टाइम देने का शुक्रिया, और बाद में मिलते हैं।